नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के समय 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं CNBC आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन यानी बुधवार एडिशन। महाराष्ट्र में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसकी चर्चा अब लगभग खत्म होने की कगार पर है। वो बीजेपी से ही होगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने कह दिया है कि महाराष्ट्र को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जो भी फैसला लेंगे वो उनको पूर्णतः मंजूर होगा। अब गृह मंत्री अमित शाह कल महायुति के तीनों नेताओं के साथ बैठक करेंगे और बनने वाली सरकार का खाका यानी रोड मैप जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है वो तय करेंगे। सूत्रों का कहना है, यानी हाई लेवल सोर्सेज का कहना है कि सीएम पद के लिए देवेंद्र फडणवीस, जिन्हें महाराष्ट्र में देवा भाऊ के नाम से जाना जाता है, वो पहली पसंद है। तो दूसरी ओर कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि जैसे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की मुहिम चलाई थी, वैसे ही अब बैलेट से चुनाव करवाने की मुहिम चलाई जाएगी। तो आज इन दोनों मुद्दों पर होगी जोरदार जबरदस्त टक्कर। सीएम पद पर बनी बात, ईवीएम पर जारी है एक बार फिर बड़ा तगड़ा विवाद, लेकिन आज बहुत तगड़ी टक्कर होगी CNBC आवाज के आज के एडिशन में। भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी भी को भी फोन किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है। सीएम शिंदे के इस बयान के साथ महाराष्ट्र में अगले मुख्यमंत्री की तस्वीर अब पूरी तरह साफ हो गई। एकनाथ शिंदे ने खुलकर कह दिया कि सीएम पर उन्हें बीजेपी का फैसला मंजूर है। हम उद्धव ठाकरे नहीं है कि सीएम नहीं देंगे तो उठ के चले जाएंगे। महायुति के नेता लोग जो डिसीजन लेंगे वो हमें एक्सेप्ट रहेगा। शिंदे साहब नाराज होने वाले आदमी नहीं है। वो शोले फिल्म में 2 दोस्त है, अभी 3 दोस्त है। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। लेकिन अब यह तय हो गया कि महाराष्ट्र का फैसला दिल्ली दरबार से होगा और कल महायुति के बड़े नेता गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक करने वाले हैं, जिसके बाद तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। लवकरच आपल्याला उत्तर मिळेल। तिन्ही पक्ष मिळून आमचे जे शेट्टी आहेत त्यांच्याशी चर्चा सगळ्यांची चाललेली आहे आणि लवकरच याचं उत्तर आपल्याला मिळेल। इस बीच विपक्ष ने एक बार फिर ईवीएम को कोसना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही बैलेट पेपर हमको चाहिए। सही कह रहे हैं, हम ईवीएम के कारण जीत रहे हैं, जहां ई से एनर्जी, वी से विकास और एम से मेहनत होता है, और आप आरबीएम के कारण हार रहे हैं। आरबीएम का अर्थ है राहुल्स बेकार मैनेजमेंट। बीजेपी खुद एक बार ये कह दे कि भाई हम तो चुन कर आए हैं, अगर आपको इतना डाउट है तो आज के बाद से हम खुद ये कहते हैं कि बैलेट पेपर पर ही चुनाव होना चाहिए। भाई कमाल है, जब जीतते हो तो उसी को चुम्मा लेते हो, हम देखे हैं ईवीएम की मशीन को, हारते हो तो उसको गरियाते हो, ये गलत बात है। हाल ही में ईवीएम के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने भी 2 टूक कहा था कि जो चुनाव हारता है वो ईवीएम पर सवाल उठाता है, लेकिन जीतने पर सब कुछ ठीक रहता है। हरियाणा चुनाव के बाद भी कांग्रेस ने चुनाव में धांधली के आरोप लगाए थे, जिस पर चुनाव आयोग ने 1600 पन्ने के जवाब में आरोपों को निराधार, गलत और तथ्यहीन बताया था, और यह भी कहा था कि ऐसे आधारहीन आरोप से अराजकता फैलने का डर है। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं बेहतरीन तालमेल बनाम बेमेल अलायंस का विश्लेषण। महायुति मुख्यमंत्री पद पर अब कोई बवाल नहीं है, ना पहले था। आज एकनाथ शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस से यह स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। चुनाव के बीच ही सीएम पद पर कांग्रेस और उद्धव गुट खुलकर भिड़े थे और यह कहा था कि उद्धव ठाकरे को सीएम बनाना चाहिए। कांग्रेस कहती थी नाना पटोले सीएम बने, लेकिन आज आलम यह है कि विपक्ष का नेता चुनने लायक सीटें नहीं आई है इस गठबंधन की। गठबंधन में सबने एक दूसरे का सम्मान किया और सम्मान को दिखाया। आज भी कहा बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुंगटीवार ने कि ये शोले में 2 दोस्त थे फिल्म में, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र, यहां पर 3 दोस्त हैं और हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। संजय राउत ने महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं को नाकाबिल तक बताया था। यह आलम था। सीटों पर तालमेल बिना किसी बड़े विवाद के लगभग निपट गया। एक दूसरे के बीच ज्यादा सीट
की होड़ साफ साफ देखी गई और इसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा। जीत में सबने एक दूसरे को बराबर का हिस्सेदार बताया। यानी जब महायुति की इतनी प्रचंड, इतनी बड़ी जीत हुई, उसके बाद भी कहा गया कि एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत दादा पवार और सबसे बड़ा चेहरा नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है इस जीत के। हार के बाद एक दूसरे पर कीचड़ उछाला गया। सपा कहती है कि इन्होंने अच्छे से सीटें नहीं बांटी, शिवसेना कहती है कि कांग्रेस ने वोट ट्रांसफर नहीं करा, कांग्रेस कहती है कि शिवसेना ने हमारा वोट तो लिया लेकिन अपना वोट ट्रांसफर नहीं किया। कुछ हद तक कांग्रेस वहां सही है क्योंकि मुसलमान वोट उद्धव शिवसेना को पड़ा है इस बारी भी। इसी वजह से उनकी सीट का नंबर 20 है और कांग्रेस का 15-16 सीट है। कांग्रेस उससे आहत है। आइए बढ़ता हूं आगे में। हिंदुत्व और सावरकर के मुद्दे पर एक जैसा रुख है, खास तौर पर सावरकर के मुद्दे पर। और राहुल गांधी खुलकर हिंदुत्व और सावरकर को कोसते हैं, चुनाव के बाद भी कोसा है। उन्होंने सावरकर का एक बार फिर नाम लिया, वीर सावरकर जी का। तो आप खुद सोचिए कि कितना बड़ा विरोधाभास है। बड़ा सवाल क्या है, आइए बड़ा सवाल देख लेते हैं। महायुति की सोच एक है, इसलिए सियासत में वो सेफ हैं और एक तरफ सिर्फ और सिर्फ ईवीएम का रोना है। गौरव भाटिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनका अभिनंदन है। विवेक श्रीवास्तव हैं, मनीषा कायंदे हैं, नेता शिवसेना शिंदे ग्रुप की। मेरे साथ किशोर तिवारी हैं, नेता शिवसेना उद्धव गुट के, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक विवेक श्रीवास्तव। आप तमाम लोगों का स्वागत है इस चर्चा में। प्रवक्ता सपा सुनील यादव। गौरव भाटिया, मैं सीधा रुख करता हूं आपका और आपसे शुरुआत करता हूं। ये ईवीएम का रोना बंद नहीं होता, क्या बैलेट पे जाना पसंद करेंगे? 50 सेकंड्स गौरव भाटिया। देखिए, ऐसा है अभी जी, हमें समझना होगा, जब जनता इन्हें धोती है तो ये ईवीएम का रोना रोती है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, इनकी कोई आस्था उसमें है नहीं। सबसे पहले आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है, वो कह रही है कि जब आप चुनाव जीतती हैं तो ईवीएम बल्ले बल्ले, लेकिन अगर आप चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम को कोसते लगते हैं। और उस पीआईएल को, जनहित याचिका को आज निरस्त किया गया। दूसरी बात, इससे पहले भी अमीश जी, चाहे कोई चुनाव हो, पीआईएल डलती है और न्याय भूमि करके एक पीआईएल थी, वो भी सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द करी थी। उसमें इनकी क्या मांग थी? इनकी मांग थी ईवीएम को बदल के पेपर बैलेट करिए। पेपर बैलेट क्यों? क्योंकि इनको कब्जा करना है, अराजकता फैलानी है। अब सवाल आज क्या आते हैं? सवाल ये आते हैं, देखिए, इनके लिए झारखंड का जो परिणाम आया वो अच्छा है, वहां पे जीत लोकतंत्र की हुई है। लेकिन महाराष्ट्र का जो परिणाम आया है ये खराब है। राहुल गांधी ने इसी तरह से एक और दोगलापन दिखाया था। उन्होंने कहा था कि जम्मू और कश्मीर में तो लोगों की जीत हुई है, लेकिन वहां पे जब चुनाव आया हरियाणा का परिणाम, उस पर उन्होंने कहा प्रश्न चिन्ह लगता है। तो ये पूछा जाएगा, भैया किस तरह का दोगलापन है? ठीक है, ओके, यू मेड योर पॉइंट। गौरव भाटिया, यू मेड योर पॉइंट। ओके, एक सवाल है जी सवाल पूछ लूं फिर आप चले जाइए जी। सवाल ये है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक चैलेंज दिया था सभी राजनीतिक दलों को, तुम आओ, हैकाथॉन नाम था, और हैक करके दिखाओ ईवीएम मशीन को। उसमें क्यों नहीं गए थी ये पार्टियां जो अब छाती पीट के रो रही हैं? क्या ये सवाल नहीं पूछा जाएगा? ठीक है, विवेक श्रीवास्तव, अगर आप चुनाव जीते झारखंड में तो शपथ लेने की तैयारी करेंगे? अगर आप चुनाव जीते जम्मू कश्मीर में तो शपथ लेने की तैयारी करेंगे? अगर बीजेपी चुनाव जीते हरियाणा में तो गड़बड़ हो रही है। अगर बीजेपी चुनाव जीत जाए, यानी बीजेपी का अलायंस चुनाव जीत जाए, एनडीए चुनाव जीत जाए महाराष्ट्र में, तो आप कह रहे हैं गड़बड़ हो रही है। ये गोरख धंधा क्या है पूरा? देखिए, चोरी हुई है, चोरी पूरी चोरी हुई है महाराष्ट्र में। उसके पहले हरियाणा में इन्होंने चोरी करी। दे आर मैनिपुलेटिंग द इलेक्शन रिजल्ट्स, और ये सीधा सीधा साफ मैं इनके मुंह पे कह रहा हूं, ये मैनिपुलेटेड रिजल्ट है। और जानबूझ, देखिए, कश्मीर में ये आ नहीं सकते थे। आई विल गिव इट टू यू सर, आई विल गिव इट टू यू, प्लीज बी पेशेंट। आपको कश्मीर चाहिए नहीं था, पीडीपी के साथ आप अपनी उंगलियां जला चुके थे। कश्मीर में ना आपका इंटरेस्ट था, और आते तो आपके लिए राजनीतिक हत्या। इतना बड़ा गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं। इन्होंने
विवेक, आप इतना बड़ा गंभीर, एक सेकंड मेरा आप प्रश्न, आप इतना बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि इनको आप पूरा बता रहे हैं कि देखिए इन्हें कश्मीर नहीं चाहिए था क्योंकि ये पीडीपी के साथ हाथ जला चुके थे। अच्छा, फिर बीजेपी को झारखंड क्यों नहीं चाहिए था? ताकत तो वहां भी बीजेपी ने पूरी लगाई थी, झारखंड क्यों नहीं चाहिए था? और केंद्र में 240 सीटें क्यों आई बीजेपी की अगर ईवीएम मैनिपुलेटिव थी? जवाब दीजिए इस बात का जरा। नहीं, इसलिए हाँ, क्योंकि इनका अपना मिसमैनेजमेंट अपनी पार्टी में, यूपी में भी एक फैक्टर था। दूसरी बात, झारखंड में लेवल प्लेइंग फील्ड हमको इसलिए दी गई जिससे अगर ये दोनों जगह करते इस गड़बड़ी को तो ना कोर्ट टिप्पणी कर पाता इनके फेवर में और ना पब्लिक उतरती सड़कों के ऊपर। लेकिन इन्होंने महाराष्ट्र का मैनेज किया है रिजल्ट और उसके तथ्य है मेरे पास। आप मुझे बताइए, सुनिए गौरव भाई, सुन लीजिए, 7 बजे प्रोविजनल रिजल्ट आता है हमेशा और ये जो फाइनल रिजल्ट आता है कुछ ही घंटे। ये जो आप खिचड़ी बना रहे हैं, एक सेकेंड, ये जो खिचड़ी आप बना रहे हैं, ये अपने घर के किचन में बना रहे हैं आप? ये मतलब कैसी बात कर रहे हैं आप पढ़े लिखे नेता हैं, एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। एक सेकेंड, ये कैसी खिचड़ी और ख्याली पुलाव बना रहे हैं? अच्छा ये बताइए, अब ये बताइए, एक सेकेंड, नहीं, अब विवेक हियर में आओ। विवेक 2015 की मैं बात कर लेता हूँ, 2015 की मैं बात कर लेता हूँ। दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें थी, 67 आम आदमी पार्टी जीती है, अराउंड 95% सीट। 2020 में दिल्ली विधानसभा के अंदर 70 में से 62 सीटें आम आदमी पार्टी जीती है। आम आदमी पार्टी ये 90% सीटें हैं। 2022 में पंजाब में चुनाव होता है, 117 में से 92 सीटें, 92 सीट्स आउट ऑफ 117 आम आदमी पार्टी जीती है। द रिजल्ट इज 85% सीट्स गिवन टू आप। अब आप मुझे बताइए, वहां पर आम आदमी के पक्ष में ईवीएम काम कर रही थी? हमारी सरकारें हैं, ऑपोजिशन का कैडर है, हम लड़के झगड़ करके सराउंड करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे केरला हो, चाहे कर्नाटक हो, जितना हो पाए उतना तो हम कम से कम एक ऑनेस्टी को कर्नाटक पे रुकिए, कर्नाटक में इस बार जब चुनाव हुआ था, क्योंकि मैं कर्नाटक खुद गया था, मैंने अमित शाह का और जेपी नड्डा का दोनों का इंटरव्यू किया था और इसका डीके। और एक सवाल आपसे मैं पूछता हूं, कर्नाटक में किसकी सरकार थी जब इस बार इलेक्शन हुआ? कर्नाटक में किसकी सरकार थी? सेंटर में बीजेपी की सरकार थी। कर्नाटक में बसवराज बोम्मई सीएम थे और बीजेपी की सरकार थी, और बीजेपी की सरकार के होते हुए बीजेपी चुनाव हार गई। बताइए जवाब क्या है? राजस्थान में किसकी सरकार थी 2018 के अंदर बीजेपी चुनाव हारी? छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार थी? लगभग 3 टर्म से 15 साल से बीजेपी चुनाव हारी 2018 के अंदर। मध्य प्रदेश में 15 साल से कांग्रेस बीजेपी की सरकार थी, 15 साल बाद बीजेपी चुनाव वहां पर पीछे हुई। बताइए, कुछ भी घर की रसोई में बैठ के कोई भी खिचड़ी और पुलाव बना रहे हैं आप? नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल के महीने में जब हम सुप्रीम कोर्ट गए थे, हमने कहा था वीवीपैट पे हर वोट का पेपर ट्रेल निकाल करके दीजिए हमको, और इलेक्शन कमीशन को सम्मन किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बहुत महंगा पड़ेगा, तो वीवीपैट पे पेपर ट्रेल आप मेरे को दे नहीं रहे, बैलेट बॉक्स आप कह रहे हैं वो हो नहीं पाएगा, ईवीएम आप गड़बड़ी कर रहे हैं। यही हमारा कल तक सीएम का रो रहे थे, आज ईवीएम के रोने पे वापस आ गए। ओके, गौरव भाटिया का रिप्लाई जरूरी है। गौरव भाटिया, बहुत गंभीर आरोप आपकी पार्टी पर, आपके नेताओं पर, आपके अलायंस पे पूरे लगाए गए हैं कि आपने झारखंड दे दिया, महाराष्ट्र ले लिया, जम्मू कश्मीर दे दिया, हरियाणा ले लिया। देखिए, मैं 2 बातें इस अंश में कहूंगा। सबसे पहले तो देखिए, पिनरई विजयन, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, रेवंत रेड्डी और सुखविंदर सुक्खू और साथ में सिद्धारमैया को इस्तीफा देना चाहिए और हेमंत सोरेन जी को भी। और ये इस्तीफा देने के बाद सर्वोच्च न्यायालय जाना चाहिए। इन्होंने कहना चाहिए कि ईवीएम में क्योंकि धांधलेबाजी होती है और अगर हम जीत के भी आए हैं तो हमें नैतिकता का आधार यह है कि हम इस्तीफा दे के आपके समक्ष खड़े हैं और इसकी जांच करिए। इस्तीफा अगर नहीं देंगे तो ये नहीं हो सकता अमीर जी कि झारखंड में जो परिणाम आए वो ठीक है, प्रियंका गांधी वाड्रा जीते हैं वो ठीक है, राहुल गांधी जीते हैं वो ठीक है, यही तो आपका गेम है सर। दूसरी बात, यही तो आपका गेम है। की परेशानी क्या है? विवेक भाई सुनिए, आपको भी आनंद आएगा, आप सुनिए। जी आप सुनिए। देखिए, राहुल गांधी के साथ दिक्कत क्या है, ये दुग्गल साहब बन जाते हैं। एक फिल्म आई थी उसमें दुग्गल साहब थे, तो मंडे को दुग्गल साहब वैक्सीन एक्सपर्ट, दुग्गल साहब राहुल गांधी, वो कहते हैं कोविड का जो वैक्सीन है ये सेफ नहीं है। ट्यूसडे को वो कहते हैं कि जो राफेल जेट आ रहे हैं ना ये खराब है। दुग्गल साहब उस दिन आर्मी और एयरफोर्स में आ जाते हैं। तीसरे दिन दुग्गल साहब राहुल गांधी आर्किटेक्ट बन जाते हैं, कहते हैं भगवान राम का जो मंदिर बन रहा है
उसका नक्शा खराब है। अब दुग्गल साहब इंजीनियर बन गए हैं, ईवीएम में कैसे गड़बड़ी होती है ये बता रहे हैं। अरे दुग्गल साहब आप समझिए, जनता ने आपको नकार दिया है। वो कह रही है दुग्गल साहब आपकी जगह यहाँ नहीं, इटली के लोकतंत्र में है, वहीं जाइए। और मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ विवेक भाई, मुझे आपत्ति है इस बात पे, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आता है, आप लोग उसको चुनौती नहीं देते और सर्वोच्च न्यायालय पे भी आप सवाल प्रश्न चिन्ह उठा देते हैं। ये किस तरह की बात है? नहीं तो फिर यहाँ पर अनाउंसमेंट करिए, यहाँ पे अनाउंसमेंट करिए कि आपकी ईवीएम के जरिए जो भी सरकारें बनी है आप प्रोटेस्ट में इस्तीफा देंगे। चूज वन, जो गौरव भाटिया ने बोला। नहीं बिल्कुल प्रोटेस्ट होगा, सड़कों पे उतरेंगे, हम धरना भी देंगे, हम यात्रा भी निकालेंगे, हम जागरूकता अभियान करेंगे। ये नहीं, अगर ये तैयार हैं, ये भी इस्तीफा दें, हम भी इस्तीफा दें, दोनों इस्तीफा दो, हम तैयार हैं। मतलब देश के अंदर जनता फैल जाए, सारी सरकारें इस्तीफा दे दें, क्या कर रहे हैं? अपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे। हाँ, आप महाराष्ट्र मत बनाइए, हम झारखंड में नहीं बनाएंगे। और अरे हम राहुल गांधी की तरफ मुंह थोड़ना है। नहीं तो वो तो मान रहे हैं ना। नहीं इसमें सिमिलैरिटी नहीं है। नहीं ये लेवल प्लेइंग फील्ड आप नहीं दे रहे। बीजेपी को नतीजों से कोई आपत्ति नहीं है। बीजेपी की अगर लोकसभा में 240 रह गई तो बीजेपी ने बोला कि हमारी तीसरी बार सरकार बनी है, हमारा वो नंबर नहीं आया जो हमारी उम्मीद थी। बीजेपी को आपत्ति नहीं है झारखंड के नतीजों पर, आपको आपत्ति है महाराष्ट्र के नतीजों। उनको मुंबई चाहिए था अडानी साहब के लिए, उनको चाहिए था महाराष्ट्र अडानी साहब के लिए, वहां पे स्टेक्स थे उनके, झारखंड में कोई इंटरेस्ट नहीं है इतना ज्यादा। ये तो वो जीतते हैं ना जिसमें इनके स्टेक्स हो। हरियाणा में स्टेक्स थे तो लड़े। ओके मनीषा कायंदे, ओके एंड फ्रॉम एनडीए मनीषा कायंदे। कल तक तो मुख्यमंत्री को लेकर बवाल मचा हुआ था, लगातार विपक्ष ये हमला कर रहा था, लेकिन वो कह रहे थे कि हम चुनाव तो जीत रहे थे, लेकिन जो युति चुनाव जीती है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ईवीएम है। राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर विवेक श्रीवास्तव तक यूपी में पुलिस जितवा रही है चुनाव और महाराष्ट्र में ईवीएम जिता रही है। देखिए ऑपोजिशन जो है वो अपनी नैतिकता खो चुकी है, वो अपना जिसे कहते हैं ना दे हैव लॉस्ट देयर माइंड, वो क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। हर दिन उनकी भूमिका बदलती रहती है। अब ईवीएम इस देश में आया तो कांग्रेस की सरकार थी, पार्लियामेंट के अंदर ये लोग भी उपस्थित थे। ईवीएम ये सोच जा रहे जो चेंजेस आए बैलेट पेपर से, हम जब ईवीएम में शिफ्ट हुए तो यही लोग थे एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, यही लोग थे कांग्रेस के लोग। तो इतनी इनकी दोगली भूमिका है और अब मतदाताओं ने उनको धूल चखा दी है, मतदाताओं ने धूल चखा दी है, फिर भी ये मानने को तैयार नहीं। मतलब अपने आप में कोई इंट्रोस्पेक्शन नहीं, कोई सुधार ना। ये कांग्रेस ऐसी पार्टी है, ये संविधान का पुस्तक लेके घूमते हैं, मगर उनके पार्टी में ही कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है। आज 50-60 साल से सबसे पुरानी पार्टी है, मगर एक परिवार ये पार्टी चला रहा है। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है? ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की बातें नहीं, करते पर सिर्फ कांग्रेस नहीं कह रही, संजय राउत ने भी यही बयान दिया। काम इन्होंने किए, इमरजेंसी में इन्होंने ला दिए। स्वामी लाए थे वीवीपैट 2013 में सुप्रीम कोर्ट। आपके बीच में नहीं बोली मनीषा कायंदे और गौरव भाटिया में से एक भी। विवेक फॉलो द रूल्स। मनीषा कायंदे जी, दिन किशोर तिवारी। सिर्फ एक कमेंट किया मैंने। जी पता नहीं ये लोग क्या बोल रहे हैं, तो मुझे समझ, आप क्या पूछ रहे हो? मेरा सवाल है कि सिर्फ कांग्रेस प्रश्न नहीं खड़ा कर रही, संजय राउत भी बहुत नाराज हैं ईवीएम के नतीजों से। देखिए संजय राउत फिर लोकसभा के बाद क्यों नाराज थे? तब तो वो नाच रहे थे गलियों में मुंबई के। अच्छा नाच रहे थे? तो तब ईवीएम ठीक था। यही तो हमारा कहना है, यही तो हमारा कहना है कि जब ये जीतते हैं तो ईवीएम अच्छा है, कोर्ट अच्छा है, पुलिस अच्छी है, सब अच्छे हैं, सारी जो सरकारी यंत्रणा है सब अच्छी है। जरा सा कहीं वो हार गए तो सारी यंत्रणा बिकाऊ है, सभी को खरीद लिया गया है। तो संजय राउत जैसे लोग जिन्होंने शिवसेना का पूरा सत्यानाश करके रखा है, उद्धव जी को पूरा गुमराह करने का काम ये संजय राउत ने किया है। आगे भी इसको उन्होंने तो ठान लिए कि मैं मातोश्री पर ताला लगा के चैन की सांस लूंगा, ऐसा लग रहा है। हालात हो गए हैं वो तो वैसे ही दिख रहे हैं। लेकिन किशोर तिवारी, अंग्रेजी में कहावत है बैड लूजर्स, एक वर्ड है बैड लूजर। क्या आपको लगता है कि ऑपोजिशन जो है वो बैड लूजर है?
झारखंड में बीजेपी भी हारी, लेकिन उन्होंने ईवीएम पे कोई सवाल नहीं खड़ा करा। लेकिन ईवीएम का जो रोना आप लोग रो रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट को भी हजम नहीं हुआ। उसने बोला कमाल की बात करते हैं, जब आप जीतते हैं तो ईवीएम सही होती है, जब हारते हैं तो ईवीएम गलत हो जाती है। बस कोई तो सी, और आप हारे क्यों हैं? आज मैंने अपने विश्लेषण में कारण बताए हैं। सीएम पद को लेकर झगड़ा, संजय राउत ने कांग्रेस के नेताओं को नाकाबिल बताया, एक दूसरे के खिलाफ सीट पे खींचतानी हुई। अच्छा, इसके अलावा राहुल गांधी खुलकर हिंदुत्व और सावरकर को कोसते रहते थे। समन्वय नहीं था आप लोगों के अंदर। आज एक नाथ शिंदे भी सामने आए, कितनी सफाई से, कितनी बेहतर तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा। बहुत बहुत दर्द हुआ उनको सफाई देने में। 4 दिन के बाद सफाई थी। खुद का नहीं जमा, बेटे का नहीं जमा, क्या करे। मैं एक बता रहा हूँ, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा एक नाथ शिंदे के लिए कि जिसे शब्द दिया उसके बाद भी बनाया नहीं और धमकाया गया ना। देखिए, बीजेपी ने कह दिया कि हमारे पास जो मैजिक नंबर है वो है, मैजिक नंबर है तो आप स्वीकार कीजिए। कल उनको बुला के भी बोला जाएगा कि आपको कोई पोर्टफोलियो वगैरह ढंग के मिलेंगे नहीं। लेकिन लोकली इन्होंने डिसाइड किया है कि अजीत पवार, 1 मिनट मुझे बोलने देना। इतना मचलो मत। अब ये एक नाथ शिंदे, जिसे हम गद्दार सेना बोलते हैं प्यार से, उसकी प्रवक्ता आई है। वो पहले हमको कहा कि हमने नैतिकता खो दी। उनका दूसरा वाक्य था कि हमारा माइंड नहीं है, हमारा माइंड खराब हो गया है। तीसरी बात कही कि संजय राउत बंबई के गलियों में नाच रहे। ये असभ्य महिला को मैं क्या बोलूं। ये प्रवक्ता बोल के आते हैं ना, पिछली बार इसी शो में आपने मेरे क्या शब्द यूज किया था? तिवारी जी, पिछली बार इसी शो में आपने मेरे लिए बहुत कुछ कहा था। मैं कंप्लेंट कर सकती हूँ उसकी। ज्यादा आवाज मत कीजिए, मैं आपको भी बता देती हूँ। अरे आवाज स्टिक टू योर पॉइंट। आवाज मैं भी चढ़ा सकती हूँ। पिछली बार इसी शो में आपने कुछ गलत सलत कहा था। माइंड योर लैंग्वेज। महाराष्ट्र में जनता ने नहीं माना जो आपने गद्दार सेना बोला। उन्होंने एक नाथ शिंदे को असली शिवसेना माना, मनीषा कायंदे वाली शिवसेना को असली शिवसेना माना और आपको फर्जी शिवसेना माना। ये क्लियर कट इंडिकेशन है। 56-57 सीटें, उसके बाद भी आपको उसके बाद आप ईवीएम का रोना रो रहे हैं। बीजेपी ने आज वीडियो ट्वीट करा जिसमें स्वर्गीय राजीव गांधी जी का है। वो भी तब एक अपनी कहानी कह रहे थे, आज मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी कहानी को कह रहे हैं। तब वो हैरान थे बीजेपी की 80 से ज्यादा सीटें कैसे आ गई। एक नैरेटिव चलाया गया कि हमने हिंदुत्व छोड़ा। और मैं हिंदुत्व की बात नहीं कर रहा, मैं प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आपको लगता नहीं है कि अब लोगों की अदालत, लोक अदालत ने, जनता की अदालत ने आपको आईना दिखाया है इस बारी? उस पर जवाब दीजिए किशोर तिवारी। हाँ, जवाब तो देने के लिए बैठा हूं ना। बिल्कुल। देखो, एक चुनाव में हारने से अटल जी भी कहते थे कि चुनाव आएंगे जाएंगे, सत्ता आएगी जाएगी। एक नाथ शिंदे और हमारे वोट में डिफरेंस तो है ही नहीं। और पिछले वक्त 6% वो कम थे, इस वक्त 6% हम कम है। तो मैं बताता हूं कि सत्ता का अहंकार और धमकियां देना ये सब नहीं चलेगा। हम उखाड़ देंगे यानी उखाड़ देंगे। अब बीएमसी का चुनाव आ रहा है, हम हमारे जगह मजबूत है। हमारे को तो कांग्रेस के बागियों संजय राउत ने की थी कंगना रनौत को लेकर। ये बच्ची को संभालो। नहीं, बच्ची नहीं, देखिए मर्यादित बात करें, वो भी अपनी पार्टी की नेत्री है। अरे बीच में क्यों बोल रही भैया? मैं बात कर रहा हूं। प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। मैं आपको कह सकती हूँ इस बूढ़े को ध्यान दीजिए। कहूँ क्या नेशनल चैनल पे बहुत कुछ कह सकती हूँ मैं आपके लिए। अरे माइंड योर लैंग्वेज। अरे गद्दार कहो। तिवारी जी, मैं आपके खिलाफ कंप्लेंट भी कर सकती हूँ। देवगन जी, पिछले बार आप ही के शो में इन्होंने इस प्रकार की वाहियात बातें की थी। इस वाहियात आदमी को निकाल दीजिए शो से। इस वाहियात आदमी को निकाल दीजिए। मर्यादित बात करें हम। ये
ये बीजेपी से शिवसेना में देखो क्यों मेरे आए? से बात करेंगे, ये मैं बीजेपी केवल से पूछ रहा हूं। कांग्रेस से मैं प्यार बीजेपी, से क्या बोलूं? बीजेपी से इनको शिवसेना, विश्वासघाती बोलूं, इस खूसट आदमी को निकाल दीजिए शो से, नेता बोलूं, इस खूसट MLC आदमी के को लिए निकाल दीजिए नहीं शो नहीं से। उद्धव एक ठाकरे एक का एक 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 दगा सेकंड। दिया ये बोलूं। देखिए किशोर देखो, तिवारी, ये पर्सनल आरोप बातें आप मैं चुनाव भी से बोलना पहले चाहता लगाते हूं। रहे तो एकनाथ दगा शिंदे देते पर, हैं। उनकी पार्टी पर, उनके पार्टी के हर नेता पर आपने उनको गद्दार गद्दार कह के एड्रेस करा, लेकिन जनता ने उनको गद्दार नहीं माना ना। आप चुनाव तक कहते रहे कि पता लगेगी गद्दारी की सजा मिलेगी, उन्होंने सजा नहीं दी, गद्दारी की सजा आपको दी। जो जनता कह रही है कि आपने बीजेपी के साथ गद्दारी करी थी, आपने बीजेपी के साथ गद्दारी करी, आपका मैंडेट बीजेपी के साथ आया था, लेकिन आप पलट के चले गए थे कांग्रेस के साथ। जनता ने कांग्रेस को भी आईना दिखाया, आपको भी आईना दिखाया, और शरद पवार को भी आईना दिखा दिया। शरद पवार जो पूरे मास्टरमाइंड थे इस पूरे गेम के, नरेंद्र मोदी शरद पवार और संजय राउत ने आपकी पार्टी पर लगभग ताला लगा दिया है। यह आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। लगभग ताला लगा दिया संजय राउत और शरद राव पवार ने। क्या हालात हो गए आज आप लोगों के? अरे शरद पवार की पार्टी के क्या हालात है? तहसीन पूनावाला, अब क्या आपको लगता है ईवीएम की बात कर और गद्दार सेना कह के पूरी गेम बेहतर हो सकती है क्या? बीच चुनाव में तो क्या कुछ होता रहा, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। अमीश भाई, थैंक यू, आपको शो में शिरकत करने का मौका मिला। सबसे पहले गौरव भाई और मनीषा जी को बहुत बहुत बधाई हो, चुनाव जीते वो लोग, और महाराष्ट्र में ऐतिहासिक जीत की बहुत बहुत बधाई हो मनीषा जी आपको। दो चीज अमीश जी, मैं ईवीएम पे आऊंगा क्योंकि ईवीएम में पिटिशनर मैं था, तो कुछ मेरे में टेक्निकल जानकारी, लेकिन मैं 30 सेकंड कुछ और चीज कहना चाहता हूँ। संजय राउत जी का जो बर्ताव देखकर मैंने लगातार ये बात कही है, एक मुहावरा है उत्तर प्रदेश का, वो मुहावरा आता है, जिंदगी जंडवा फिर भी घमंडवा। क्या मुहावरा है संजय राउत के लिए? दोबारा बोलिए, लाउड एंड क्लियर थोड़ा। जिंदगी जंडवा फिर भी घमंडवा। अच्छा, जिंदगी, अच्छा देखिए आप देखिए, फिर भी घमंडवा। देखिए विवेक, आपका नाम तहसीन तो है नहीं ना? देखिए, अब मैं वही बता रहा हूँ, आप चुनाव हार गए, चुनाव में रिजेक्ट हो गए, मनीषा जी को इस तरह की बातें करना, ये जो क्यों एक हारने की महाराष्ट्र में बहुत बड़ा कारण संजय राउत जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और अगर अब भी उद्धव जी नहीं समझेंगे, वो मातोश्री पे ताले लगाएंगे। और ये बात मैं आज के लिए पिछले 2 साल से कह रहा हूँ। और जो तेवर है, जिस स्टाइल में बात करते किसी सड़क पे बाहुबली की तरह, ये महाराष्ट्र की आवाम को पसंद नहीं आता। ये नहीं है बात महाराष्ट्र कल्चर सेंटर, सावित्री बाई फुले की जन्मभूमि है, वो वहां की कर्मभूमि है, महाराज शिवाजी की जन्मभूमि है, बाबा साहेब आम्बेडकर की कर्मभूमि। इस तरह की भाषा नहीं करना चाहिए। ये क्या कर रहे हैं? और हम ये इस बात पे खुशी, आपका चैनल का शो का स्तर गिर रहा है। तिवारी जी को आप बुलाते रहेंगे तो आपके शो का भी स्तर गिर रहा है। जी, तिवारी जी ने जो बात कही उससे बिल्कुल चैनल भी सहमत नहीं है। ओके, बोलिए आप। तहसीन, 20 सेकंड, मेक योर पॉइंट, देन किशोर तिवारी वांट्स टू रिस्पोंड टू तहसीन पूनावाला। मतलब हम इस गौरव एंड बात सुनील यादव, प्लीज वेट। जी, क्योंकि मैं अपने आपको विपक्ष में गिनता हूँ, मैं इस बात से खुश हो रहा हूँ कि एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, मुझे क्या लेना देना, कौन में बनेंगे, श्रीकांत जी उप मुख्यमंत्री बनेंगे, मुझे इस प्रकार के बेहुदा जी एक सेकंड मैम, मनीषा जी आपका योर पॉइंट इज टेकन, मनीषा जी योर पॉइंट इज टेकन, यू मेड योर पॉइंट, मनीषा जी, माय हम्बल सबमिशन, योर पॉइंट इज टेकन। तहसीन, मेक योर पॉइंट, 20 सेकंड्स कंप्लीट योरसेल्फ, देन किशोर तिवारी। देखो, ईवीएम पे लेकर 2 या 3 इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैंने उठाए थे, और अगर उस सवाल के जवाब मिल नहीं, पहले ईवीएम पे बाद में आते हैं, पहले जरा किशोर तिवारी जवाब दे दे अपनी बात। बिल्कुल किशोर, एक सेकंड, किशोर तिवारी, ये जो भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सड़क चाप भाषा का इस्तेमाल, इसी की वजह से नुकसान हो रहा है, इसी की वजह से नुकसान हुआ है, और इसी की वजह से ताला लगेगा। आप करना, ये उद्धव ठाकरे ने सिखाया उनको। ये ठीक है, आपने बोला ये उद्धव ठाकरे ने सिखाया, जवाब ले लेते हैं किशोर तिवारी से। मनीषा का हिंदे, होल्ड ऑन, किशोर तिवारी, 30 सेकंड। साहब ठाकरे ने आपको ये सिखाया है? आप बताइए किशोर तिवारी से। अरे इनको जरा चुप तो करो। देवगन जी, अरे देखो, जब हिंदुत्व छोड़ के या हम कांग्रेस के तरफ गए तो ये मनीषा कायंदे हमारे पास 4 साल MLC रही, हाँ, और इसको कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये सत्ता में पार्टिसिपेट करते रही। ये व्यक्तिगत मामला नहीं है। एक तहसीन पूनावाला की बात का जवाब तहसीन का दे रहा हूँ। अरे तहसीन का मैं जवाब दे रहा हूँ। तहसीन तुम्हारी बात चुस्त दुरुस्त है। हाँ, ये सुबह का प्रवचन नहीं होना चाहिए, दोपहर में प्रवचन के खिलाफ आलोचना नहीं होनी चाहिए, और पार्टी को आत्मचिंतन करना चाहिए।
देखो आपने सड़क की भाषा बोली, सड़क की भाषा नहीं है क्या ये? तुम्हारे घर पत्थर पड़ेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, ये कौन लोग हैं? महाराष्ट्र में इनकी भाषा चल गई। तहसील महाराष्ट्र में ऐसा चलता है क्या? ठीक है, तुम तो समझदार हो। ओके ओके, मनीषा का इंदे, मनीषा जी तहसीन बोलिए तहसीन बोलिए। आप एग्रीकल्चर का बहुत ढिंडोरा पिटाते हो, क्या आपने किसानों के लिए किया? क्या आपने किसानों के लिए किया, बताइए ना। 10 सेकंड क्या किसानों के लिए, किशोर तिवारी ने किसानों के लिए क्या किया, बताइए। मैं तो आज को बात नहीं करने। तहसीन बोलिए आप, प्लीज बोलिए आप तहसीन। मैं बिल्कुल किशोर जी से इत्तेफाक करता हूँ कि बीजेपी ने पोलराइज करने की कोशिश की, लेकिन सामने भी तो एनडीए के लोग पोलराइज कर रहे थे। मोहतरमा अगर अपने शौहर के साथ किसी मौलाना साहब से मिलने जा रही जो कह रहे तालिबान अच्छा है, दूसरे मौलाना साहब आ रहे महाराष्ट्र में जो गजवाई हिंद करना चाहते, तो उनको तो यहाँ के विधायक मिल रहे थे ना, और उनके शौहर मिल रहे थे, क्या जरूरत था? ठीक है, मैं वापस आता हूँ। ओके, सुनील यादव, यूपी में पुलिस ने जितवा दिया और महाराष्ट्र में ईवीएम ने जिता दिया। आप लोग आपसी सहमति तो कर लीजिए, ईवीएम खराब है या पुलिस खराब है? अमीश भाई, अगर 4 लोग खराब हैं तो क्या आप ये सवाल कर सकते हैं कि 4 में एक बताइए कि कौन खराब है? अच्छा, देखिए, जहां खराबी होगी वहां खराब है, जहां खराब नहीं है वो नहीं है। और लोकतंत्र में अगर कोई अपनी बात रख रहा है, अगर मैं बात करूं समाजवादी पार्टी की या ईवीएम की, तो ईवीएम को लेकर के समाजवादी पार्टी का पक्ष बिल्कुल स्पष्ट है। वो मीडिया के माध्यम से, सभाओं के माध्यम से, यहाँ तक कि देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हाफ करने के बाद ये बात कही है सदन से कि हमको ईवीएम पर भरोसा नहीं है। अगर हम उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीत जाते तब भी हमको भरोसा नहीं है। जब कभी हम ईवीएम से जीत करके सरकार में आएंगे तो ईवीएम को हटाने का काम करेंगे। इससे स्पष्ट बात, मतलब आप कह रहे हैं कि कंप्यूटर से हमें बैलगाड़ी के दौर में वापस चले जाना चाहिए, ये आप मान रहे हैं? मतलब आप तो कंप्यूटर नहीं बोलूंगा, अब तो बोलूंगा कि टैबलेट से बैलगाड़ी के दौर में वापस जाना चाहिए। आप गलत, जैसे बूथ लुटते थे, जैसे बूथ लूटे जाते थे यूपी बिहार के अंदर, उसी हालातों में वापस जाना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? सुप्रीम कोर्ट आप लोग गए कि नहीं गए? सुप्रीम ऑनरेबल, एक सेकंड सुनील यादव, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गए। जनता, देश की सबसे बड़ी अदालत वही है, उस देश की सबसे बड़ी अदालत ने क्या कहा आप बताइए? What that said? अच्छा ठीक है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट said what? अब सुन लीजिए अमीश भाई, अगर ईवीएम से चुनाव नहीं होगा, बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो देश बैलगाड़ी पे चला जाएगा, ये गोबर बुद्धि के लोग ही सोच सकते हैं। क्योंकि दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिन्होंने ईवीएम को बनाया और ईवीएम बंद कर दी चुनाव में। बैलेट पेपर से अमेरिका में चुनाव होता है, इसका मतलब अमेरिका के लोग गोबर बुद्धि हैं क्या? अमेरिका के लोग क्या पता नहीं क्यों आपको? नहीं, मैं तो नहीं मानता, मैं तो ऐसा नहीं मानता कि अमेरिका को फॉलो करना चाहिए। अमेरिका हमें फॉलो करता है कई चीजों के अंदर। आप उस दौर में होंगे। और आपने जहां तक गोबर बुद्धि की बात करी, मुझे नहीं पता कि किसकी बुद्धि गोबर वाली है और किसकी बुद्धि कैसी है। मैं तो ये निर्णय देश की जनता पे छोड़ता हूं। लेकिन ये बताइए, ये बुद्धि कैसी है जो अमेरिका को अभी भी अमेरिका और ब्रिटानिया को अभी भी वहां गिनती है जहां 50 साल पहले गिनती थी? अरे सर, बदल गया दौर, बदल गया है दौर। सुनिए, हिंदुस्तान बदल गया है। यकीन करिए अपने मुल्क के ऊपर। हमें अमेरिका से सीखने की जरूरत नहीं है, अमेरिका हमसे सीख रहा है। इलॉन मस्क ने ट्वीट करके लिखा कि भारत ने एक दिन में 6 मिलियन वोट काउंट करे और अभी तक हमारा मुल्क कुछ मिलियन वोट ही काउंट कर पा रहा है। ये इलॉन मस्क ने लिखा। चलिए अमीर जी, अब मैं अपनी बात कह सकता हूं? बिल्कुल गौरव भाटिया आप कह सकते हैं, लेकिन 20 सेकंड सुनिए। 20 सेकंड चुके तो मुझे बोलने का मौका देंगे? बिल्कुल दूंगा आपको मौका, आप ही को दे रहा हूं 20 सेकंड। गौरव भाटिया वेट कर रहे हैं। कह रहा हूं कि हमारे देश से कोई देश बेहतर है, लेकिन मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं कि इस देश में जो लोग ये मानते हैं ईवीएम हट करके बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो ये देश बैलगाड़ी में जाएगा, वो गोबर बुद्धि होगी। अब बैलेट पेपर जो लूटने की बात कर रहे थे, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं अमीश भाई। उत्तर प्रदेश में 9 जगह विधानसभा के चुनाव हुए, बाई इलेक्शन हुए। जी। पोलिंग पार्टी के साथ 2 पुलिस वाले सादी वर्दी में वहां ईवीएम मशीन दबा रहे थे। हम कह रहे हैं, हम आरोप लगा रहे हैं,
कि ये भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी। एक तरफ मैं दूसरी बड़ी बात कह रहा हूं। ठीक है, आपने कई सारी बड़ी बातें कह दी। गौरव भाटिया का जवाब, गौरव भाटिया वो कह रहे हैं पुलिस तंत्र भी खराब है, ईवीएम तंत्र भी खराब है, सारा तंत्र खराब है। आपका सवाल करने लगते हैं दूसरा। जी जी, एक सेकंड, अब एक एक करके जवाब लेते हैं। गौरव भाटिया भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, बड़े सारे आरोप लग गए। ओके गौरव, 50 सेकंड गौरव भाटिया। देखिए ऐसा है, ये टूटी साइकिल है, इसका टायर है पंचर फटा हुआ। इनकी हालत देखिए क्या है। 2014 के चुनाव में इनका आगे का पहिया निकाला गया, 2017 के चुनाव में पीछे का पहिया निकला, 2019 आया तो इनका हैंडल निकल गया, 2022 आया तो इनकी सीट निकल गई, अब केवल डंडा बचा था। अभी बात कर रहे थे हाफ कर दिया। अरे 9 सीटों में 2 सीटें इनकी आई अमीश जी। क्यों, आपको मालूम है? उत्तर प्रदेश की जनता ने चीख चीख के कहा, सपा के लिए जो मायावती ने कहा था, वंस अ गुंडा ऑलवेज अ गुंडा। और इनकी असली ताकत क्या थी? क्यों जाना चाहते हैं पेपर बैलेट पे? इनकी असली ताकत थी बूथ कैप्चरिंग, क्योंकि इन्होंने स्टेट गेस्ट हाउस कांड से लेके गुंडागर्दी करने का, दंगे कराने का, यही तो इनकी पीएचडी है। और आप मुझे बताइए, हमने देखा करहल में हमारी एक बहन की हत्या कर दी गई, सपा के गुंडे ही पकड़े गए हैं। और शिवपाल यादव ने बयान क्या दिया? उन्होंने कहा ये प्रेम प्रसंग है, मतलब विक्टिम शेमिंग करते हैं ये। मैं आज इनसे कहना चाहता हूं, आपको ईवीएम वापस चाहिए ना, दमखम है तो ले लो, सर्वोच्च न्यायालय ले जाओ। अभी आपने कहा बैलेट पेपर इनको वापस चाहिए, जाए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। दूसरी बात, इन्होंने कहा पुलिस जो है जबरदस्ती वहां पे वोट डाल रही थी। इलेक्शन पिटीशन नाम की एक चीज होती है संविधान में और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, क्यों नहीं चले जाते हैं? ठीक है, जवाब सुनील यादव, सारे चुनाव निरस्त करा दो। जी, साइकिल का अंजर पंजर ढीला है, बीजेपी कह रही है और बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी। अच्छा, साइकिल ने कमल के फूल को चारों तरफ से कुचला है 24 में, गन गन गन, एक पत्ती उधर गिरी एक उधर गिरी, क्योंकि इन लोगों को एहसास नहीं होगा। ये एहसास अगर किसी से पूछना है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिल से पूछिए, अमित शाह जी के दिल से पूछिए कि साइकिल ने कमल के फूल का क्या हश्र किया है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। देखिए क्या है, अगर देश की सबसे बड़ी डिबेट है उसमें बहस हो रही, इनसे कहिए कम बुद्धि के लोगों से थोड़ा सुन लिया करें, सुनेंगे तो बुद्धि थोड़ा बढ़ेगी। पटर पटर करने से कोई बुद्धि नहीं बढ़ती। हम क्यों ले बात कर रहे हैं? ये कब्जा करने की कब्जा कैसे हो सकता है? अरे भाई इनसे सुन लो भाई, सुन लो महाराज, हम जानते हैं तुम्हारी बुद्धि को भाई। चपड़गंजू कहीं के, अरे दिमाग है नहीं तुम में, फूकेंगे उड़ जाओगे, मारेंगे ना, घटिया आदमी, 2 मिनट में ठीक कर देंगे। बदबू, अरे ये क्या कुल्ला करते हो, बदतमीज आदमी, मच्छर से क्या करा रहे हैं? कमजोर हो, इस पागल आदमी को बिठा लिया। एक सेकंड 2 मिनट में ठीक कर देंगे। एक सेकंड, मार एक सेकंड, एक सेकंड, आप दोनों मेरे लिए बहुत सम्मानित हैं। एक गौरव भाई आप भी शांत, गौरव जी आप शांत, ऑडियो डाउन करिए, एक सेकंड, आप दोनों मेरे लिए सम्मानित मेहमान हैं, मारधाड़ की भाषा का इस्तेमाल ना करें। और सुनील जी, उन्होंने अगर आपको उनके कुछ शब्द बुरे लगे, और गौरव जी आपको उनके कुछ शब्द बुरे लगे, तो आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, लेकिन सभ्य भाषा में मेरे निवेदन है। और सेकेंडली, सुनील यादव, आप बहुत सहमत प्रवक्ता में मानता हूं समाजवादी पार्टी के, मारधाड़ की भाषा गलत है, आई अपोज इट। आपने बोला मारेंगे इनको, तो क्यों मारेंगे? देश का सबसे गौरव भाटिया को क्यों मारेंगे? किस तरीके के लोगों को आप बिठा रहे हैं? व्यक्तिगत टिप्पणी करी, क्यों? अगर भाषा ठीक नहीं होगी, अगर मुंह गलत चलेगा तो मुंह तोड़ेंगे नहीं क्या? किसकी पहली अगर गलत मुंह चलेगा तो मुंह तोड़ेंगे नहीं क्या? अगर ये मारने की हिम्मत नहीं है, क्या बात करते हैं आप? इनका हाथ इतना मजबूत नहीं है, मुंह तोड़ देंगे। अरे क्यों मुंह तोड़ेंगे? एक जगह, सुनील यादव, ये तो बार बार कहते हैं कि आप लोग मारधाड़ की बात करते हैं, गुंडागर्दी की बात करते हैं, उन्हें क्यों मौका दे रहे हैं आप? एक सेकंड, गौरव शांत, अमीश भाई, गौरव शांत, आई गेट इट। यही तो बीजेपी लाइन ले लेती है। फिर मेक योर पॉइंट। सुनील यादव अपनी बात को रखिए 20 सेकंड के अंदर। गौरव मैं फिर आपकी बता रहा हूं। अमीश भाई, मेरा समय है, मैं बिल्कुल आपको समय दूंगा। गौरव मैं आपको समय दूंगा। गौरव मेरा निवेदन है आपसे, आप 30 सेकंड शांत हो जाइए, मेरा निवेदन है। और भाषा के स्तर को वापस लेके आइए आप दोनों। ओके, एक सेकंड। देखिए अमीश भाई, देखिए मैं एक बात स्पष्ट कह दूं, हम लोग मान सम्मान स्वाभिमान के लिए राजनीति कर रहे हैं। टीवी पर भी इसीलिए बैठे कि हमारी बात चली जाए।
हमारे नेता के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ अगर कोई मुंह से बदतमीजी करेगा तो मुंह तोड़ने की क्षमता रखते हैं। आप और ये पॉलिटिकली टीवी पे मुंह नहीं कह तोड़िए रहे हैं। ना। हम तोड़ सकते हैं, ये हम स्वीकार कर रहे हैं। सुनील जी, आप पॉलिटिकली मुंह तोड़िए, फिजिकली मुंह तोड़ने की बात क्यों करनी चैनल के ऊपर? अभी तो आप मोहब्बत और प्यार की बात करते हैं और बात मुंह तोड़ने की करते हैं, तो कैसे समझा जाएगा? ऐसा ये मेरे सामने होते तो इनकी हैसियत और औकात नहीं थी ये बोल जाते। देखिए, जो ये आप अब बहुत ज्यादा आपकी पर्सनल हो टीवी रहा है। पर ओके बोल गौरव रहे हैं भाटिया, हमारे ओके नेता और पार्टी के ओके खिलाफ। ओके ओके, बहुत पर्सनल हो रहा है। मेरा निवेदन है, आप मुझे लगता है कि थोड़े अपने गुस्से को शांत करिए। गौरव भाटिया, 40 सेकंड्स। गौरव भाटिया। अमीर जी, अपना शो दोबारा देखिएगा, सारे दर्शक देख रहे हैं। व्यक्तिगत टिप्पणी करना, गोबर बुद्धि करना, ये सब इनका स्तर है, क्योंकि ये गोबर में नहाने वाले ही हैं। और इनकी औकात और इनकी हैसियत मैं बता दूं, मेरे सामने जब मैं मुलायम सिंह यादव जी के साथ बैठता था तो ये कमरे के बाहर होते थे और चप्पल से इनके गाल पे लताड़ा जाता था। तो इनकी औकात और हैसियत क्या है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और जब तक मैं प्रवक्ता रहा, अगर ये अपना एक डिबेट दिखा दे, इनकी इतनी औकात हो कि बैठे हो, तो बोलिएगा। लेकिन मैं एक बात बोलूंगा, जब कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करे तो एंकर आप है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पहली व्यक्तिगत टिप्पणी के बाद ऐसे पैनलिस्ट को डिबेट से निकाल के बाहर फेंकिए। वरना इस चूजे की क्या मजाल है, ये बता रहे हैं हाथ उठाएंगे। अरे चुनौती देता हूं, जहां बताओगे वहां आ जाएंगे। तुम्हारी हैसियत है। ठीक है, अब पॉलिटिकल बात पे आए। तो गिर जाओगे। देखिए, मेरा निवेदन है, अब हम पॉलिटिकल बात पर आए, क्योंकि महत्वपूर्ण है। पॉलिटिकल बात छोड़िए, जब बदतमीजी करेंगे, नहीं बदतमीजी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। गौरव, जहां तक एंकर की भूमिका की बात है, मैंने समय समय पर टोका है। जहां आवश्यकता हुई मैंने टोका है। और मैंने बिल्कुल जिसे कहते हैं जो हिंसा वाला बयान था, जिसमें मुंह तोड़ने की बात थी, उस पर भी उन पे सवाल पूछा है। तो इसलिए मुझे जस्टिफाई करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक सेकंड सर, मेरा अब ये देखिए, मेरा भाग्य है या मेरा दुर्भाग्य है, मैं अरुण जेटली और कपिल सिब्बल के साथ मैं चर्चा करवा चुका हूं, प्रमोद महाजन को मैं चर्चा में बिठा चुका हूं। लेकिन ये देखिए आज किस तरह के स्तर की बात हो रही है। मतलब मैं वाकई, महायुति में देवेंद्र फडणवीस की बहुत बड़ी स्टेटमेंट आ गई है। महायुति में देवेंद्र फडणवीस की बहुत बड़ी स्टेटमेंट आ गई है। महायुति की एकता पर देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान है और सीधे तौर पे कहा है कि महायुति में तीनों दल एकजुट है और मिलकर फैसला लिया जाएगा। एकनाथ शिंदे ने पूरी स्थिति को साफ किया है, मैं आभारी हूं, यह भी कहा है और बहुत क्लियर कट कहा है कि सब पार्टियां बराबर हैं। महायुति में तीनों दल एक साथ हैं। अजीत पवार ने कहा है कि महायुति प्रदेश के हित में बड़े फैसले लेगी और कल सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, यह कहा गया है। यानी लाइन बिल्कुल क्लियर खींच दी है महायुति ने कि हमारे में एकजुटता है। जो एक मैसेज देने की कोशिश थी कि सिर्फ टॉवल की स्थिति है मुख्यमंत्री पद को लेकर, उसमें पूर्णतः विराम लगा दिया है। बीजेपी और शिवसेना ने आज अपने अपने बयान देकर, व्यूअर्स इस समय बहुत बड़ी खबर आ गई है। महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण लगभग तय माना जा रहा है। 2 दिसंबर को सरकार गठन पर यह बड़ा अपडेट है। 2 दिसंबर को होगा शपथ ग्रहण समारोह और बीजेपी का मुख्यमंत्री तय माना जा रहा है। वानखेड़े स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह होगा। युति के तीनों दल सरकार में शामिल होंगे और तीनों में सहमति लगभग तय है। कल अमित शाह मुलाकात करेंगे। विवेक, आप ईवीएम का रोना रोते रह रहे हैं, लेकिन यहां सरकार बनाने की तैयारी है। 20 सेकंड विवेक जी। नहीं, हम तो लड़ाई लड़ते रहेंगे और गौरव भाई आपसे सिर्फ यही इल्तिजा है, हम लड़ेंगे, हम सड़कों में भी उतरेंगे, धरने भी देंगे, हल्ला भी बचाएंगे। ये गलत है जो हुआ है हमारे साथ। और सीधी सी बात है, 2013 में सुब्रमण्यम स्वामी जो गौरव भाई की पार्टी के हैं, ये गए थे कोर्ट और इन्होंने जीवीएल नरसिम्हा की जो 2010 की किताब थी उसको आंकते हुए कहा था कि खाली ईवीएम ठीक नहीं है, उसके साथ पेपर ट्रेल आवश्यक है। आज ना पेपर ट्रेल की बात हो रही है, वही बात है, जो हारता है उसको लगता है कि ईवीएम के बाद बैलेट पेपर आएंगे तो हम जीत जाएंगे। ओके, गौरव भाटिया। देखिए अमित जी, बड़ी जिम्मेदारी से और बड़े भारी मन से मैं एक बात जरूर कहूंगा। आज करोड़ों दर्शकों ने आपके कार्यक्रम में ये देखा किस तरह से सपा को गुंडों की पार्टी बुलाया जाता है। लाइव डिबेट में गुंडागर्दी किस तरह से करी गई और कहा गया मैं मार दूंगा तुम्हें। और ये दिखाता है कि ये पॉलिटिकल विरोध करने के लिए नहीं आए। अगर इनके खिलाफ कोई आवाज उठाएगा
कोई अपना कद बढ़ाएगा तो ये हिंसा करेंगे। और मैं कहूंगा अखिलेश यादव हमारे विरोधी हैं, लेकिन हम उनके लिए जान दे दें, ये हमारी सोच है भारतीय जनता पार्टी की। और उनके प्रवक्ता यहाँ आके गुंडों वाली भाषा बोल के धमकियां देते हैं, ये अपने आप में दर्शाता है कि आज निम्न स्तर की पार्टी बन के रह गई है समाजवादी पार्टी। जी सुनील यादव 20 सेकंड। देखिए अमीश भाई, मैं कभी झगड़ा नहीं करता हूं, लेकिन अपनी इस बात को दोहराता हूं कि हमारे नेता पार्टी के खिलाफ कोई मुंह अगर गलत बात करेगा तो वो मुंह तोड़ा जाएगा। एक लेकिन आप अगर लोकतंत्र में सुनील यादव यकीन रखते हैं, लोकतंत्र के अंदर विरोध का दूसरे तरीके हैं, आप पुलिस कंप्लेंट करा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन मुंह ही तोड़ेंगे। वैसे तो मोहब्बत बांट रहे थे आप परसों तक। जो मुंह हमारे नेता और पार्टी के खिलाफ गलत बयानबाजी करेगा वो मुंह तोड़ेंगे, जो विचारधारा होगी वो विचारधारा तोड़ेंगे। ठीक है, वो विचारधारा तोड़ेंगे। वक्त एक अंतराल का है, लेकिन अंतराल के उस पार एक बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आपका कर रही है इंतजार। ब्रेक के बाद एक बड़ी खबर के साथ मैं वापस आ रहा हूं, देखते रहिए CNBC आवाज पर टक्कर। वेलकम बैक व्यूअर्स, देख रहे हैं आप CNBC आवाज पे टक्कर का वेडनेसडे एडिशन। क्या वक्त है सत्य और तथ्य का। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर अगर हम खामोश रह गए तो शायद आने वाली हमारी नस्लें हमें कभी माफ नहीं करेंगी। हिंदुस्तानियों, शेख हसीना का तख्ता पलट होता ही बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए नर्क जैसे हालात हो गए हैं। बांग्लादेश के शहर शहर में हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें आ रही थी कि अब बांग्लादेश इस्कॉन के सबसे बड़े धर्मगुरु चिन्मया कृष्णदास ब्रह्मचारी को गिरफ्तार यानी अरेस्ट कर लिया गया है। उन्हें बांग्लादेश सरकार के खिलाफ बोलने और हिंदुओं के पक्ष में आवाज उठाने के लिए अरेस्ट किया गया है। उन्हें सजा दी गई है, इसी आरोप में पकड़ा गया है। और बेशर्मी देखिए, जब भारत सरकार ने उनकी गिरफ्तारी पर आपत्ति जताई तो कहा गया ये उनके देश का यानी बांग्लादेश का ये आंतरिक मामला है। कट्टरपंथ से जब तक बांग्लादेश दूर था तब तक तेजी से विकास कर रहा था। इक्का दुक्का घटनाओं को छोड़ दे तो अल्पसंख्यक वर्ग भी वहां ठीक ठाक जिंदगी बिता ही रहा था। लेकिन आज बांग्लादेश के हालात सीरिया जैसे हो गए हैं। बटोंगे तो कटोंगे के नारे का विपक्ष विरोध कर रहा है और कर रहा था। इसी नारे को विध्वंसकारी सोच बता रहा है। क्या उन्हें बांग्लादेश के हालात नहीं दिखाई दे रहे? क्योंकि जब गाजा में हमास के आतंकियों पर बम बरसते हैं तो हमारे विपक्षी नेता विचलित हो जाते हैं। लेकिन बांग्लादेश के मुद्दे पर क्या आपने कोई धरना प्रदर्शन, कोई कैंडल लाइट मार्च, क्या आपने विपक्ष के किसी नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना? तो जरूर बताइएगा जिसमें बांग्लादेशी हिंदुओं की आवाज उठाई गई हो। शायद इसलिए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मध्य प्रदेश में 9 दिन की हिंदू यात्रा निकाल रहे हैं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। इस यात्रा का मकसद हिंदुओं को एकजुट करने का है। बांग्लादेश से में हिंदुओं को खत्म करना चाह रही वहाँ की सरकार। वहाँ के हिंदू बुजदिल हैं, उनको तुरंत एक होकर सड़कों पर आकर वहाँ विरोध करना चाहिए। बांग्लादेश के हालात बहुत बहुत अलार्मिंग हैं। भारत अपने पश्चिम और पूर्वी बॉर्डर पर ऐसे देशों से घिर गया है जहां कट्टरपंथियों का राज अब आ गया है और ये कट्टरपंथी भारत में उथल पुथल मचाने की पुरजोर कोशिश करते रह रहे हैं और कर रहे हैं। फिर चाहे आतंकवाद हो, घुसपैठ हो या फिर डेमोग्राफी में एक बहुत बड़ा बदलाव। यह बात भी सत्य है कि अमेरिका की डीप स्टेट लगातार मोदी सरकार को अनस्टेबल करने का प्रयास लगातार कर रही है और इसके कई उदाहरण हम हाल फिलहाल में देख चुके हैं और ये सब सत्य और तथ्य पे आधारित है। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे क्या नारा वाकई जायज है आज के दौर में? इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता आ गई है। ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं। तो फिलहाल टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। नमस्कार। लेकिन भाषा की मर्यादा पर जो मैंने कहा, मैं उस पर अभी भी अडिग हूं। भाषा की मर्यादा किसी भी चर्चा में बनाई रखनी चाहिए। मुझे अफसोस है कि मेरी चर्चा में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ। नमस्कार।